हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। कोर्स चल रहा है हमारा रियल एनालिसिस का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंस 3 साल पहले सीक्वेंस पे छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू किया। तो इस वाले लेक्चर में अभी फिलहाल सीक्वेंस ही चलेगा। तो सीक्वेंस को समझने के लिए और उसके क्वेश्चंस, देखिए समझना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझाएंगे तो इसीलिए हम लोग कोर्स को काफ़ी डिटेल्ड वे में बना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियल एनालिसिस का जो खौफ है वो सारे भारत की जनता से ख़त्म हो जाए, मतलब कम नहीं हो जाए, ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसीलिए हम लोग काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ रहे हैं। तो सीक्वेंस वाले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया था और उसका हमने नेचर डिस्कस किया था कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है या किधर डाइवर्ज कर रहा है। अनबाउंडेड बिलो था और बाउंडेड अबव था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस, नल सीक्वेंस पढ़ेंगे। बट उससे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है, जो कि कैलकुलस में हम लोग नहीं करते, क्योंकि कैलकुलस में ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए ये पता चला है कि कैलकुलस में एप्सिलॉन डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा से रिलेटेड जो कुछ भी आपको करना होता है वो रियल एनालिसिस में करना होता है। दैट इज़ वाई ये ज़रूरी है कि हम लोग इसको सीख ही लें, वरना हम लोग इसको स्किप मारते हैं। तो समझने के लिए देखो, जैसे यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, ये आपका क्या है, एल, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ हमने लिखा है ये कैलकुलस वाला एक्सप्रेशन है, और सेम एक्सप्रेशन को जो हम यहां पे लिखे हैं ये रियल एनालिसिस का एक्सप्रेशन है। मैं बहुत लाल लाल लग रहा हूं, ठीक है। सो एक एक्सप्रेशन आपको ये वाला है जो कि कैलकुलस का है, और इस तरह का जो लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे वो रियल एनालिसिस में यूज करेंगे। ठीक है। जब x इंफिनिटी की टेंड करेगी उसमें भी दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक येलो से जो मैंने लिखा है ये कैलकुलस का लैंग्वेज है, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और ये जो लिखा है ये रियल एनालिसिस का लैंग्वेज है। ये कैलकुलस का लैंग्वेज है और ये रियल एनालिसिस का लैंग्वेज है। इनफाइनाइट लिमिट्स में जब हम आएंगे, जब आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी, तो इस तरह से जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो कैलकुलस का लैंग्वेज है। सेम एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रियल एनालिसिस का एक्सप्रेशन है। ये कैलकुलस का एक्सप्रेशन है, ये रियल एनालिसिस का एक्सप्रेशन है। समझ में आया? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको, रियल एनालिसिस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों ही लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कैलकुलस के एक्सप्रेशंस को जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? फिर से बस सुन लीजिए। रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलस वाली एक्सप्रेशन अलॉन्ग विथ रियल वाली एक्सप्रेशन की, दोनों की कंबाइंड जरूरत पड़ेगी। और कैलकुलस के प्रॉब्लम्स को खाली डील करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, सिर्फ इससे हमारा काम हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कैलकुलस के कोर्स में करते हैं, और ये लैंग्वेज प्लस ये सब हम लोग इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। सबसे पहले लिमिट का ग्राफिकली मीनिंग समझ लो। मान लो आपके पास कुछ यूं ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज कोई फंक्शन है, सम रैंडम फंक्शन इज देयर, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, हमने एक फंक्शन बोल दिया। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको अगर प्लॉट करेंगे
और इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे निकालेंगे तो ये वाली जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स होगा। तो यदि अगर कोऑर्डिनेट है तो मान लीजिए यहाँ पे a है, ये b है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, b, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल तो यही बोलता है। सो दिस इज अ फंक्शन and if we are locating any particular point on this particular function, it will be the coordinate of that particular point. अगर coordinate है और 2 dimension है तो definitely first one will represent the x part, the second one will be representing the y part. इतना तो basic पता है। तो इस चीज को हम लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? मैथमेटिकली I will write कि f of function of x है, जब हम इनपुट x डाल रहे हैं, सॉरी इनपुट जब हम a डाल रहे हैं, when I am substituting x equals to a, I am getting the value on y axis as b. So f of a is equal to b. Now let us say I am writing limit f of x when x tends to a. अब ये जो टेंड्स टू ए का मतलब है कि ए के करीब आना, ए के करीब आना। अब करीब कैसे आ सकता है कोई? अब इसके पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो लेफ्ट से राइट जा सकता है और राइट से लेफ्ट आ सकता है। ऊपर से नीचे जा सकता है क्या ए के पास? नहीं। नीचे से ए जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वी आर डीलिंग ओनली इन एक्स एक्सिस। एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो अगर हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो हम सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही चेंज कर सकते हैं, हम y एक्सिस पे नहीं जाएंगे। तो यदि अगर हमको x को अप्रोच करना है a पॉइंट पे तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो लेफ्ट से राइट आएगा या तो राइट से लेफ्ट आएगा। यदि अगर लेफ्ट से राइट आता है तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि अगर राइट से लेफ्ट जाता है, सॉरी राइट से इस ए पॉइंट पे जाता है राइट से लेफ्ट, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इतना बात समझ में है? दूसरी बात, लिमिट का बेसिक रूल भी आपने पता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट के तभी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये एग्जिस्ट करना है तो इफ दिस एग्जिस्ट, अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है देन व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड ऑफ कोर्स द फंक्शन नीड्स टू बी डिफाइंड, और वहां पे लिमिट की वैल्यू आपको कुछ मिलनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात आई समझ में? तो ये था कैलकुलस का एक अप्रोच। कैलकुलस का अप्रोच हमको ये बताता है लिमिट का डेफिनेशन में। रियल एनालिसिस का अप्रोच देखो, वही चीज अब हमको पढ़ना है एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन से। तो यदि अगर हम x की वैल्यू a के तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो y एक्सिस पे कहीं पे लोकेट करेगी, है कि नहीं? करेगी। अब देखो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में सेम चीज हम डायग्राम लिए हैं, सेम ग्राफ भी लिए हैं, सेम ग्राफ उठा करके ले लिए। अब इसका डेफिनेशन एकदम ध्यान से पढ़ो। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a एक्सेप्ट पॉसिबली एट a इटसेल्फ। क्या बोल रहा है? कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आप कंसिडर कर लो। लेट्स से कोई एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया है और ये जो फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट a। कहने का तात्पर्य यह है प्रभु कि a के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन भले ही डिफाइंड ना हो, हमें मतलब नहीं है। मतलब ये रहा कुछ फंक्शन ऐसे लाइक दिस, तो ए पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड
नहीं है, डिफाइंड नहीं है। अगर डिफाइंड होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड हो भी सकती है, लेकिन लिमिट समझना है हमको। वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिट। सो दैट इज वाई आई एम कंसिडरिंग सच अ फंक्शन जो इस तरह से जा रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, यहां पे गायब हो जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, वैल्यू नहीं पता, फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है। तो ए पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को हमने क्या किया, डिफाइन नहीं किया है, लेकिन उसके नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है। नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब, अब नेबरहुड समझिए, नेबरहुड सपोज अगर कोई एक नंबर लाइन है और यहां पे एक नंबर है 2, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि 2 का नेबरहुड क्या होगा। 2 का नेबरहुड आप अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। हम बोल सकते हैं ये रहा नेबरहुड, किसी को पसंद नहीं, विनोद बोलेगा नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हम लेंगे ये नेबरहुड, ठीक है। उसके बाद कोई पिंकी आएगी, पिंकी बोलेगी सर सर नहीं ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप, मैं नेबरहुड ये लूंगी। तो ये येलो वाली मेरी नेबरहुड है, ग्रीन वाली विनोद का नेबरहुड है, और पर्पल वाली पिंकी का नेबरहुड है। क्या पिंकी, विनोद, मैं, तीनों में से कौन सही कौन गलत? हम तीनों ही सही, हम तीनों ही गलत। कहने का मतलब कि यदि आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर मान लो हम विनोद का ये नेबरहुड लेंगे, उस पर हम अपना एनालिसिस फिक्स किए हैं, लेकिन एनालिसिस के बीच में हम पिंकी का नेबरहुड कंसिडर करना शुरू कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला तीनों ही सही, तीनों ही गलत। अगर मान रहे हो येलो वाली नेबरहुड, तो मैं अगर मान रहा हूँ येलो वाली नेबरहुड, तो उस पूरे एनालिसिस के प्रोसेस में पिंकी को भी और विनोद को भी यही नेबरहुड कंसिडर करना पड़ेगा। यदि अगर विनोद का नेबरहुड हम लोगों ने डिसाइड किया वोटिंग करके या मेजॉरिटी से, या खुशी खुशी विनोद को बोल दिया कि ठीक है बाबू तुम्हारा ही हम नेबरहुड कंसिडर करते हैं, तो उसमें फिर मुझे और पिंकी को यही ग्रीन वाली नेबरहुड कंसिडर करनी पड़ेगी। समझ में आया? एंड सेम अप्लाइज फॉर द पिंकीज नेबरहुड। ये तो हो गया सिंगल लाइन का नेबरहुड। बट व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर प्लेन, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे हो आप, और एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पे, लेट्स से ये, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैंने सिर्फ नंबर लाइन के लिए बताया, एक लाइन के लिए, एक पॉइंट के लिए ये बताया, ठीक है। लेट्स से वी आर, इट्स फॉर वन डायमेंशन, दिस इज फॉर वन डायमेंशन, this is for one dimension. That means you don't have to do anything up and below. But in this case, this is 2 dimension. And if it is a 2 dimension, definitely it will have a coordinate. If I am considering this as x and if I am considering this as y, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है something x, y होगा 100% होगा ना। यदि अगर आप इस ब्लू पॉइंट से थोड़ा राइट खिसकते हो, अगर थोड़ा सा राइट खिसकते हो एकदम स्ट्रेट में, तो किस में चेंजेस आएंगे? क्या x में चेंज आएगा? यस, पॉजिटिव चेंज आएगा। क्या y में चेंज आएगा? नो। अगर लेफ्ट खिसको, x में चेंज आएगा? यस, निगेटिव चेंज आएगा। क्या y में चेंज आएगा? नो। आप ऊपर खिसको, क्या x में चेंज आएगा? नो। क्या y में चेंज आएगा? यस, पॉजिटिव चेंज। और इस ब्लू पॉइंट को नीचे शिफ्ट करो, x में चेंज आएगा? नो। y में चेंज आएगा? यस, निगेटिव चेंज। बट ऐसा तो थोड़ी है ना कि हम ऐसे जाएंगे ऐसे, हम तो ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, करेक्ट। तो हम इस पॉइंट को खुराफाती के लिए इधर शिफ्ट कर दिए, बराबर। यदि अगर हम इसको इधर शिफ्ट किए हैं और थोड़ा सा जो एलिमेंटल चेंज है x डायरेक्शन में, उसको हम डेल्टा x बोल रहे हैं,
और एलिमेंटल चेंज जो y डायरेक्शन में है उसको हम डेल्टा y बोल रहे हैं। समझ रहे हो किसको डेल्टा x डेल्टा y बोल रहे हैं? थोड़ा सा जो खिसका है ना x डायरेक्शन में, यहां से यहां तक का, इसको हम डेल्टा x बोल रहे हैं। और ये जो ऊपर खिसका है y डायरेक्शन में, यहां से यहां तक का, इसको हम डेल्टा y बोल रहे हैं। तो यदि अगर ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है, तो बहुआ सुनना मेरे, ये क्या होगा कोऑर्डिनेट? x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। बुझे? और यदि अगर हम इस डेल्टा x को एकदम नेग्लेक्टिव मतलब अप्रोच करा दें जीरो, डेल्टा y को भी एकदम अप्रोच करा दें जीरो, अप्रोच करा दें, इक्वल नहीं, अप्रोच करा दें, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रीन वाली पॉइंट शिफ्ट करते 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 ब्लू तक पहुंचेगी। लेकिन एग्जैक्टली वो तभी हो पाएगी जब डेल्टा x और डेल्टा y पूरी रीति से गायब हो जाएगा। इतना बात है समझ में? अब सुनो, हम इस पॉइंट का नेबरहुड डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे तो नेबरहुड एक लाइन पे हम लोगों ने ले लिया था कि मेरा नेबरहुड, मैंने बोला था कि मैं ये येलो वाला जो रीजन है ना इस लाइन का, इसको मैं नेबरहुड मानूंगा इस रेड लाइन का या इस रेड पॉइंट का, इस 2 का। फिर विनोद बोला कि नहीं सर वो सफिशिएंट नहीं है, नेबरहुड बढ़ा दीजिए सर, दोस्त लोग मिल नहीं रहे हमको। तो हम क्या करेंगे, हम नेबरहुड पूरा ये वाला रीजन नंबर लाइन का ले लेंगे। ऊपर नहीं, मतलब लाइन पे ही है, मैं दिखाने के लिए ऊपर दिखा रहा हूं, शेड कर दे रहा हूं। पिंकी बोली कि सर कुछ मजा नहीं आ रहा है, एकदम मजा नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बोला करते हैं प्रबंध, और फिर ये नेबरहुड को कर दिया मैंने बड़ा। तो चाहे ये येलो वाली लाइन हो, चाहे ग्रीन वाली लाइन हो, चाहे पर्पल वाली लाइन हो, तीनों के तीनों इस लाइन पे ही रहेंगे, इस लाइन से ना ऊपर हटेंगे ना नीचे जाएंगे। दैट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर 1 डायमेंशन। बात समझ लीजिए आराम से, समझ में आ रहा है? व्हेन वी आर इन 2 डायमेंशन, अब यहां पे तो ऐसा नहीं है, नेबरहुड बोलेंगे तो कैसा होगा? यहां पे जो नेबरहुड हमें लेना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे। एक्चुअली अगर हम बोलें इसका पड़ोसी बताओ, तो आप बोलोगे सर पड़ोसी तो ऑब्वियसली इसके आजू बाजू वाले लोग होंगे, इधर यूं 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 यूं, यही सब, यही तो होंगे ना इसके अड़ोसी पड़ोसी, इस पॉइंट के आजू बाजू वाले लोग। दिख रहा है? उसी तरह से आपकी मर्जी रहेगी कि मैं यहां पे ये जो आजू बाजू का जो लोग हैं, अब इसका मैं नेबरहुड कैसे लूंगा। आपके पास चॉइसेस हैं। अब ये फिगर क्लियर है, मैं इस फिगर को गंदा नहीं कर रहा हूं, मैं नया फिगर बना दे रहा हूं। ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस। कोई एक पर्टिकुलर रैंडम पॉइंट कंसिडर किया हमने। अगर हमको इसका नेबरहुड कंसिडर करना है तो हम इसका नेबरहुड या तो एक सर्कुलर नेबरहुड ले सकते हैं। सर्कुलर नेबरहुड कहने का मतलब है कि वो वाली पॉइंट नहीं आएगी, वो जो ये जो दिख रहा है ना आपको व्हाइट वाली पॉइंट, वो नहीं आएगा। इसको छोड़ करके रेडियली एक डिस्क बनेगा, सीडी देखो कॉम्पैक्ट डिस्क, वैसा ही एक डिस्क बनेगा। इसको मैं शेड कर दे रहा हूं। तो ये जो रेड कलर का आपको सीडी जैसा या जो रीजन दिख रहा है, ये हो जाएगा इसका नेबरहुड। दिस इज द नेबरहुड। सुनो, ये हो गया इसका नेबरहुड। एकदम अच्छे से डायग्राम देख लो, जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो तो पॉइंट है, उसका पड़ोसी क्या है? पड़ोसी ये रेड वाला सेक्शन है। ठीक है? फिर उधर से जब मैंने ऐसे सर्कुलर बना दिया ना, तो उधर से क्या हुआ, कूदते कूदते पिंकी आ गई और पिंकी बोल रही है कि सर क्या कर दिया आप, आपकी बात नहीं मानूंगी मैं, मेरे को ऐसा नेबरहुड नहीं चाहिए सर, गलत हो जाएगा, मेरे को एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर नेबरहुड दे दो। तो पिंकी बोलेगी सर मेरे को ये नेबरहुड चाहिए, ऐसा नेबरहुड चाहिए। तो ठीक है ले लो।
तो हमने ये वाला नेबरहुड कंसिडर कर दिया स्पेशली फॉर पिंकी। कॉपी में भी डायग्राम प्लीज़ आप लोग अच्छे से बनाइए। ये सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ जो मैं डायग्राम पे बना रहा हूँ, 25-30 किताब मैंने ख़रीदा है, बहुत पैसे खर्चे किए हैं, बहुत समय लगा करके पढ़ा है अलग अलग जगहों से, तब जा कर के एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, और वही अंडरस्टैंडिंग को मैं यहाँ पे बोर्ड पे चिपका रहा हूँ। कोई भी किताब में ये सब चीज़ डायग्राम नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ मेरे माइंड का विजुअलाइजेशन है, जो कुछ भी मैंने अंडरस्टैंडिंग से सीखा है। ये दिख नहीं रहा है, एक्चुअली हम इसको वाइट कर देते हैं। ये लो, वाइट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट वाइट पॉइंट है, ये वाइट पॉइंट है। तो ये वाली जो आपको दिख रही है ना, दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर्कुलर नेबरहुड। सर्कुलर, शॉर्ट में लिख रहे हैं एनबीडी, सर्कुलर नेबरहुड, या इसी को बोलते हैं डिस्क नेबरहुड। और ये जो नेबरहुड है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर नेबरहुड या स्क्वायर नेबरहुड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये नेबरहुड कैसे डिसाइड करेंगे कि सर्कुलर नेबरहुड लेना है या रेक्टेंगुलर नेबरहुड लेना है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए कुछ रेडियल वाला क्वेश्चंस कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्चुअली ज़्यादा इम्पैक्ट आता है ये सब चीज़, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो जब हम कुछ रेडियली, मतलब कुछ इस तरह से रहे कि वहाँ पे जो फिगर है कुछ सर्कुलर टाइप का है, या कुछ हम आर की वैल्यू चेंजेस हो रही है, सर्कुलर में डाइवर्जेंस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए हमें सर्कुलर नेबरहुड लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन गोइंग फॉर दिस रेक्टेंगुलर नेबरहुड। देखो, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस एनालिसिस को करने के लिए ये नेबरहुड नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा ना कि आपका एनालिसिस जो आएगा, मतलब फाइनली जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा प्रेसाइज नहीं आ पाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ एप्लीकेबल कि जैसे ही आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में करते हो ना, कि हम सॉल्यूशंस, मेरे पास मल्टीपल होते हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल करते हो, 2 डायमेंशनल हीट फ्लो लैपलेस सॉल्व करते हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सुन लो। अगर सेपरेट करते हो तो इक्वल टू हम एज्यूम करते हैं लेट्स से के, तो हीट के क्वेश्चन में हम एज्यूम करते हैं कि वो निगेटिव हो। क्यों? क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बराबर। तो इसीलिए वहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन जो हमें मिलता है वो निगेटिव वाला जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स हम एज्यूम करते हैं उसके लिए मिलता है। सेम गोज अप्लाइज फॉर दिस। तो ज़रूरत के हिसाब से देखो, मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक अ टूल। अब ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम सेम चीज़ चेप रहे हैं। अरे सेम चीज़ चेपने से थोड़ी होता है। जैसा हमारा एनालिसिस होगा उस हिसाब से हम अपना एलिमेंट लेंगे, उस हिसाब से हम अपना नेबरहुड लेंगे। ठीक है, अब सुनो, ये तो रहा नेबरहुड। अगर इस नेबरहुड में से उस पॉइंट को ही अगर हम भगा दें, सपोज ये वाला पॉइंट का मैं नाम दे दे रहा हूं, सपोज एम, समझने के लिए समझो, ये पूरा नेबरहुड हो गया। ओके, उस पूरे नेबरहुड को इंक्लूडिंग दिस वाइट, इसको हम सपोज एन बोल रहे हैं। यहां पे देखो, इस चीज के लिए हम बता रहे हैं कैपिटल एन इज द नेबरहुड, और इस नेबरहुड में ये सब कुछ आ जाएगा इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम सिंपली बोल रहे हैं नेबरहुड। अब दूसरा केस देखो कि ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम m मान ले रहे हैं और इस पॉइंट को सपोज हम n मान ले रहे हैं। तो अगर इस कैपिटल N से, इस कैपिटल N या N1 मान लो, ये नेबरहुड 1 है, तो इस कैपिटल N1 से अगर हम इस पॉइंट M को माइनस कर देंगे ना, एक ही पॉइंट को माइनस ऑब्वियसली, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। सपोज M जो पॉइंट है उसको हमने माइनस कर दिया, तब जो बनेगा उसको कह लेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ M। इसको बोलेंगे डिलीटेड
NBD किसका? M पॉइंट का, और ये क्या है? नेबरहुड ऑफ M. सो दिस इज नेबरहुड ऑफ M. उसमें से अगर M पॉइंट को ही गायब कर दो तब बन जाएगा वो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ M. सिमिलरली ये जो नेबरहुड है इसको हम नाम दे दे रहे हैं N2. ये जो नेबरहुड है इसका नाम हम दे दे रहे हैं लेटर से N2, और इसको हम बोल रहे हैं नेबरहुड ऑफ N. ठीक है. अब इस N2 से अगर हम इस N पॉइंट को गायब कर देंगे तब ये कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ N, क्योंकि हमने N पॉइंट को डिलीट कर दिया है. समझ में आया? तो नेबरहुड हम कैसे ले रहे हैं? ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, लेफ्ट भी जा रहे हैं, राइट भी जा रहे हैं. ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, लेफ्ट भी जा रहे हैं, राइट भी जा रहे हैं, कोना कोना सब जगह जा रहे हैं. कब? जब व्हेन वी आर इन 2 डायमेंशन. समझ में आया? 3 डायमेंशन में जब आप आओगे तो नेबरहुड आपका क्या बन जाएगा? वो एक स्पेस वाला बन जाएगा, एक स्फीयर टाइप का बन जाएगा, या एक डब्बा टाइप का बन जाएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. जैसे आपके डायमेंशंस चेंज होते जाएंगे उसी हिसाब से आपका एनालिसिस बदलता चला जाएगा. पर्पस यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे इस पॉइंट को अगर हम भगा दें, इस येलो वाली लाइन को से अगर हम 2 पॉइंट को भगा देंगे तो हम क्या कहलाएंगे? दिस इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2. उसी तरह से ग्रीन वाले लाइन को जो यहां से यहां तक है उसमें से 2 को गायब कर देंगे तो बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2. पर्पल वाली जो लाइन है इस लाइन पे, उससे हम 2 को गायब कर देंगे तो जो बाकी सब रह जाएगा उसको बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2. ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, डेफिनेशन पे आते हैं. लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट A. नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट A एक्सेप्ट पॉसिबली एट A इटसेल्फ. मतलब नेबरहुड ऑफ पॉइंट A. तो A पॉइंट कहां है? ये है नेबरहुड. आप देखो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेबरहुड किस पॉइंट पे लेना है? एक्स एक्सिस पे लेना है. तो नेबरहुड कैसा मिलेगा? एक लाइन मिलेगा, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर नहीं, क्योंकि नेबरहुड लाइन के बारे में बात हो रही है. समझ में आ रहा है? जब हम स्पेस में, सॉरी, जब हम प्लेन में रहेंगे यहां 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 पे, जहां पे हम नेबरहुड लेंगे वहां पे हम या तो सर्कुलर ले लेंगे या तो स्क्वायर ले लेंगे. लेकिन ए पॉइंट तो है एक्स एक्सिस पे, तो इसका नेबरहुड क्या हो जाएगा? मान लो कुछ छोटा सा, ये क्लियर है? तो नेबरहुड क्या हो गया? ये हो गया पूरा. दिस इज द नेबरहुड. जितना मैंने शेड किया है, अड़ोसी पड़ोसी को ही बोलते हैं ना नेबरहुड. तो ये रहा नेबरहुड. वेरी गुड. ध्यान दीजिए अब जो मैं अभी बताने जा रहा हूं. ए पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन क्या ए के जस्ट लेफ्ट देखो तो, ए के जस्ट लेफ्ट क्या फंक्शन डिफाइंड है? आप बोलोगे सर हाँ है, सर फंक्शन डिफाइंड है, सर फंक्शन डिफाइंड है, सर फंक्शन डिफाइंड है, सर फंक्शन डिफाइंड है. इधर फंक्शन डिफाइंड है ना इस पूरे जोन में. उसी तरह से राइट हैंड साइड ले लो, सपोज लाल से हम लेते हैं, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या है? डिफाइंड है. इधर फंक्शन डिफाइंड है. द फंक्शन इज डिफाइंड आउट हियर लाइक दिस. सो ये जो डॉटेड लाइन है यहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में उसके नेबरहुड में, ए के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है. ए के राइट नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है. फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब आपको कुछ वैल्यूज मिल रही है ना बाबू. यहां पे देखो, इधर वाली नेबरहुड के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे तो फंक्शन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है. सपोज कोई एक पॉइंट यहां पे चून कर लो, एक पॉइंट आपको यहां पे मिल जाएगा ना, तो y की वैल्यू तो मिलेगी. उसी तरह से ये पूरा रीजन में फंक्शन डिफाइंड है. उसी तरह से यहां पे भी आ जाओ, इस गोला के जस्ट राइट में यहां पे फंक्शन डिफाइंड है. वही चीज बता रहा है. सुनो यहां ध्यान से. तो यही इसी चीज को हम फंक्शन बोल रहे हैं. लेट्स से f. लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a एक्सेप्ट पॉसिबली एट a इटसेल्फ. मतलब मान ले, मतलब आप अच्छा एनालिसिस करने के लिए मान लिए a पे फंक्शन डिफाइन मत करो,
क्योंकि ए पे फंक्शन अगर डिफाइन कर दोगे ना तो लिमिट का सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा, वो तो वैल्यू निकल जाएगी ना। तो लिमिट का सिग्निफिकेंस समझने के लिए ये पहला स्टेटमेंट है। ये पहला स्टेटमेंट का डायग्राम क्लियर हुआ? गुड। अगर ऐसा बात है ना तब देन अ रियल नंबर L is said to be the limit of f as x approaches a if for any arbitrarily chosen positive number epsilon, however small but not 0, there exists a corresponding number delta greater than 0 such that mod of f of x minus L is less than epsilon for all x for which 0 less than mod of x minus a less than delta। सर इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो? सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो, रिलैक्स रह जाइए, आराम से प्यार से समझिए, क्योंकि एक बार यदि अगर आपने इसके पूरे जिस्ट को अगर आपने पकड़ लिया, रियल एनालिसिस हो जाएगा, ऐसे उड़ाओगे सब क्वेश्चंस। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज बोलता हूं आपको पता होगा कि मैं बिना कारण कोई भी चीज नहीं पढ़ाता हूं और बिना कारण कोई भी चीज बकवास नहीं करता हूं। अगर कोई वीडियो में अगर कोई भी चीज मैं अगर बोल रहा हूं ना, या किसी को छेड़ रहा हूं, या किसी को ताना मार रहा हूं, या किसी को पिंच कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो चीज एकदम सही जगह पे पहुंचता है। इसलिए ना ज़ॉम्बीज उछल जाते हैं, स्पेशली द फैंटा बॉयज, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बोलेगा ये लड़का एकदम लगेगा एकदम कस के कटकटा के मिर्ची जैसा। इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, और ज़रूरी है, क्योंकि ये कहावत है, जो जितना जले उसको उतना ही जलाओ। ठीक, हमारा उद्देश्य कंट्री शुड बी द प्रेफरेंस, सो आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज कंट्री। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। पहले भारतीय हो, उसके बाद में जो होना होगा होगा। ठीक है, मे बी आपका रिलीजन और कास्ट और वट एवर ब्ला ब्ला, फर्स्ट आई एंड यू आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। यही हमारी पहचान है, बाकी सारी पहचान सेकेंडरी है। ठीक है, तो पहचान के लिए हम ये बता रहे हैं कि कोई भी पॉइंट को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है ना, तो उसके दो पहचान हो सकते हैं। एक तो लिमिट लगा करके f of x when x tends to a is equal to L कर दो, दूसरी बात लैंग्वेज लिखो। तो लैंग्वेज के हिसाब से ये जो चीज मैंने लिखा है इसको आप समझिए पहले क्या क्या कहना चाह रहा है। समझने के लिए पहले ये जो चीज है इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर हम आते हैं। मेरे को ये बताओ कि ये जो चीज लिखा हुआ है 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, और यहां पे लिखा है मॉड ऑफ f of x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, तो आपको दो चीजें साफ साफ नया दिख रहा होगा। एक एप्सिलॉन दिख रहा है और एक डेल्टा दिख रहा है। अब यहां पे तो दो ही एक्सिस हैं, यहां पे तो दो ही एक्सिस हैं, एक है x एक्सिस, एक है y एक्सिस। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो दो नया हमने सिंबल इंट्रोड्यूस किया है एप्सिलॉन और डेल्टा, कौन कहां जाएगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये डॉट कहां से आया? ये तो डॉट यहां दिख नहीं रहा है। अच्छा सॉरी, ये दैट इज नॉट डॉट, मेरे ये लैपटॉप का कर्सर है। देखो अब यहां पे एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेटली कोई ना कोई तो अपना एक्सेस पकड़ेगा ना। अब एप्सिलॉन कोई ना कोई एक्सेस पे पकड़ेगा और डेल्टा कोई ना कोई एक्सेस पे पकड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों ही सेम एक्सेस पे पकड़े जाएं या दोनों सेम एक्सेस पे रहेंगे? पॉसिबल नहीं है। एप्सिलॉन अलग एक्सेस पे रहेगा, डेल्टा अलग एक्सेस पे रहेगा। क्लियर है? तो यहां से आपको हिंट पता चल गया होगा। देखो यहां पे तो हम फंक्शन बता रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में एप्सिलॉन, और यहाँ पे तो सिर्फ x है, x मतलब x एक्सिस, पॉइंट A है मतलब x एक्सिस, और डेल्टा मतलब x एक्सिस। तो आपको ये इतना कंफर्म हो गया कि अब से आप ये कंफ्यूजन नहीं करोगे
कि एप्सिलॉन कहाँ जाएगा और डेल्टा कहाँ जाएगा। एप्सिलॉन इज रिलेटेड टू विच एक्सिस, वाई एक्सिस, और डेल्टा इज रिलेटेड टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिकोड करते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको समझने के लिए पहले आप ये बताओ कि यदि अगर हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब क्या है, और ये जो मॉड है इसका मतलब क्या है। ये जो मॉड है, ये जो आपने मॉड लिखा है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड, यही ना होता है। ओके, तो अगर हम लिख रहे हैं मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब ये है कि x का जो मैग्नीट्यूड होगा या x का जो वैल्यू होगा वो a से छोटा होना चाहिए। ये तो समझ में आता है। लेकिन जब हम इस मॉड को तोड़ेंगे या इस मॉड को भगाएंगे, तब इसका मतलब होता है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, कि x की जो वैल्यू है वो माइनस ए और a के बीच में ही लाई करेगी, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगा। करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यदि अगर हम बोल रहे हैं मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? नंबर लाइन यहां पे आ गया, माइनस 3 होगा यहां पे कहीं, 3 होगा यहां पे कहीं, है ना। और ये जो है इसको हम कैसे शो करेंगे? इक्वल टू लेना है क्या? नहीं लेना है। इसका मतलब 3 नहीं लेना है, माइनस 3 नहीं लेना है, 3 भी नहीं लेना है, लेकिन इस दो के नंबर के बीच में जितनी सारी वैल्यूज है वो सब लेनी है, वो सब लेनी है। तो ये जो रेड कलर का रीजन आपको दिख रहा है, दिस रेड कलर रीजन रिप्रेजेंट्स दिस। दिखाएं जादू? देख लो, यहां पे -3 है, तो इसके जस्ट बाद क्या होगा? -2, फिर क्या होगा? -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, x का वैल्यू इसी में से कुछ ना कुछ हो सकता है। मान लो x की वैल्यू है -2, बराबर, तो इसका मॉड ले लो। मॉड ऑफ x क्या लिखोगे? मॉड ऑफ -2। मॉड ऑफ -2 क्या होता है? 2। क्या 2 इस a पॉइंट, सपोज यहां पे a आप कंसिडर, a यहां पे देखो a क्या लिया है आपने? 3। क्या 2 3 से छोटा है? यस, छोटा है। अब x की वैल्यू सपोज ले लो -1, लेट से x की वैल्यू लेते हैं -1। मॉड निकालो, मॉड ऑफ x क्या निकलेगा? मॉड ऑफ -1। मॉड ऑफ -1 क्या होता है? 1 होता है। क्या 1 3 से छोटा है? यहां है, तो वैलिड हो रहा है ना सबके लिए। 0 ले लो, x की वैल्यू सपोज 0 ले लो, मॉड x क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 0। मॉड ऑफ 0 मतलब 0। क्या 0 3 से छोटा है? हाँ है। तो इस रेड रीजन में जितने सारे नंबर्स आप उठाओगे, सब के लिए ये वैलिड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वाला देखते हैं, सपोज चेक कर लेते हैं। आप बोलोगे नहीं सर आप गलत बता रहे हो, सर इधर है 7 ले लो ना सर, और इधर है -7, सर -7 भी ले लो। तो यदि अगर हम x की वैल्यू 7 लेंगे, तो मॉड ऑफ x क्या होगा? मॉड ऑफ 7। मॉड ऑफ 7 मतलब 7। क्या 7 3 से छोटा है? अरे नहीं, x की वैल्यू ले लो -7, मॉड ऑफ x ले लो, तो मॉड ऑफ -7, मॉड ऑफ -7 इज 7। क्या 7 3 से छोटा है? अरे नहीं। समझ में आया? तो पर्पस ये है बताने का कि अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन ए होता है, उसका मतलब ये होता है। इसका उल्टा करो, अगर हम लिख रहे हैं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की जो मैग्नीट्यूड है वो a से बड़ी होनी चाहिए। तो यदि अगर हम मॉड को तोड़ेंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा
कि x की जो वैल्यू है वो -a से छोटी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी होनी चाहिए। नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, एक -a और a। तो यहाँ पे लेट्स से -a आपने लिया है, इधर आपने a ले लिया है। ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज लेस देन -a, मतलब -a के लेफ्ट जाओ। क्या a को लेना है? नहीं लेना है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और इधर लेफ्ट जाएंगे और ये पूरा रीजन को शेड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा रीजन आपका हो जाएगा क्या? दिस। फिर बोल रहा है x इज ग्रेटर देन a लेना है क्या? नहीं लेना है, तो राइट हैंड साइड जाएंगे और इसको ऐसे करके शेड कर देंगे। क्लियर? अब इस रेड रीजन के कोई भी पॉइंट आप उठा लो, सबका जो मैग्नीट्यूड होगा वो a से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर लिख रहा हूं मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि x की जो वैल्यू है वो -5 से छोटी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस रीजन पे ले रहे हैं और ये अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे -5 है, इधर आपका 5 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो ये वाला रीजन है। और ग्रेटर देन 5 ये वाला रीजन है। फाइव के बाद कोई भी नंबर उठा लो ना, सपोज यहां पे 7 है, उठा लीजिए, और इधर -7 -9 है सपोज। तो यदि अगर आप x = 7 चुनते हो तो मॉड ऑफ 7 क्या होगा? मॉड ऑफ x क्या होगा? मॉड ऑफ 7। मॉड ऑफ 7 मतलब 7। क्या 7 5 से बड़ा है? अरे हाँ है। यहां पे x की वैल्यू आप उठा लो -9, मॉड ऑफ x कर लो, मॉड ऑफ -9, मॉड ऑफ -9 इज 9। क्या 9 5 से बड़ा है? हाँ है। अब कोई भी पॉइंट इसके बीच में उठा करके चेक कर लो। तो सपोज यहां पे हम 3 उठा ले रहे हैं और लेट से -3 उठा ले रहे हैं, ठीक है। सो यदि अगर हम x की वैल्यू -3 बोल रहे हैं, सो मॉड ऑफ x मतलब मॉड ऑफ -3 मतलब ये 3 क्या 3 5 से बड़ा है? अरे नहीं, कैसे पॉसिबल है? यदि अगर x की वैल्यू हम 3 ले लें और मॉड ऑफ x मॉड ऑफ 3 मतलब 3 इज ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं। तो इसके बीच में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट उठा लो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ही है रेड वाली रीजन। तो आपको क्लियर हो गया पूरी तरह से कि मॉड ऑफ x लेस देन a का मतलब है ये वाला रीजन, -a से लेके a के बीच में, और ग्रेटर देन a का मतलब है x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर यहाँ पे अगर इक्वल टू दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू दे दो। पहले हम यहाँ पे a को कंसिडर नहीं करते थे, इक्वल टू देने पे a कंसिडर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम a को कंसिडर नहीं करते थे, इक्वल टू देने पे ये कंसिडर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अगर आपको पता, देखो लिमिट अभी हमारा ये इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट, ये इंटरेस्ट है क्योंकि इससे हम ये डिकोड करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा है? मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सीख लिया कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन a होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि इधर जो कुछ भी है उस पर माइनस साइन लगा दो, लेस देन जो है वो उतार दो, यहाँ पे मॉड भगा दीजिए, जो कुछ भी अंदर है उसको डाल दीजिए, लेस देन कर दीजिए और इसको एज इट इज ऐसे छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये आ जाओ, जैसे यहाँ पे ये किया हो, क्या करोगे? जो राइट हैंड साइड है उसको माइनस ले लो, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, जो साइन है उसको लगा देंगे, मॉड के अंदर में जो कुछ भी है उसको ले लेंगे, सो f ऑफ x माइनस l ले लेंगे, फिर यही साइन सेम लगा देंगे और ये जो है यहाँ पे लगा देंगे। यहां तक आया समझ में? बहुत देर से बकबक कर रहा हूं, अब सुनो।
आपको एनालिसिस करनी है फंक्शन की, तो फंक्शन का एनालिसिस करने के लिए फंक्शन के साथ में जो पिछलग्गू है उसको भगाओ। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है ना, वहां पे हमें माइनस एल नहीं चाहिए, सिर्फ एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, तीनों साइड हम एल को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हम एल को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन। बुझेछो? वेरी गुड। अगर हम ये लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस अलोंग विच एक्सिस। बाबू एफ ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे होता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे अलोंग वाई एक्सिस। ये तो वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो डायग्राम में तो वाई एक्सिस पे ही दिखाना पड़ेगा। सो अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? सेम चीज जो यहां पे आपने इसके लिए डिकोड किया है, कहां गया, सेम चीज इसको डिकोड कर दो, काम बन जाएगा। आपको बोल रहा है कि अगर ये तो ये, अगर ये तो ये, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और यदि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ये कहां होगा, वाई एक्सिस पे, ये कहां होगा, एक्स एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो एक्स एक्सिस पे कुछ होना ही पड़ेगा। यही बोलता है लिमिट। चलो इसको डिकोड करते हैं। 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखो 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या है, पहले आप समझिए इस चीज को। इसका मतलब हो रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एट द सेम टाइम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। दोनों का मतलब ये, तो x मॉड ऑफ x माइनस x माइनस a is, can I write like this, it is greater than 0. Do you agree with this? Yes. जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा कि जब मॉड x इज ग्रेटर देन a होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू या तो माइनस a से छोटी है या फिर x की वैल्यू a से बड़ी है, ये होता है। उसी तरह से यहाँ पे मॉड ऑफ दिस अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस a की जो वैल्यू है वो क्या करोगे यहाँ पे, x माइनस a मॉड ऑफ x माइनस a दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन a। तो हम उसको लिख सकते हैं x की वैल्यू माइनस a से छोटी होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन a होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लगा दो -0। अरे -0 का कोई मतलब होता है, वो तो 0 ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस a शुड बी लेस देन 0। दूसरा, या फिर x माइनस a शुड बी ग्रेटर देन प्लस 0, है कि नहीं। तो ये जो चीज़ आया इससे क्या मिला, इससे हमें ये मिल गया कि x की जो वैल्यू है वो a से छोटी होनी चाहिए और x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। हमने लिखा मॉड ऑफ x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम a को ले रहे हैं लेट्स से 4। तो मॉड ऑफ x माइनस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 अगर है तो मॉड ऑफ इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये 0 से बड़ा होना चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अरे समझो, मॉड ऑफ x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर इस पूरे का x माइनस 4 का मैग्नीट्यूड को हमको 0 से बड़ा करना है
तो x को कितना करना पड़ेगा देखते हैं। x का वैल्यू सपोज ध्यान देते जाओ, x का वैल्यू हम लेट्स से 0 ले लेते हैं, फिर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू 3 लेते हैं, x का वैल्यू 4 लेते हैं, x का वैल्यू 5 लेते हैं, x का वैल्यू 6 लेते हैं, x का वैल्यू 7 लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस 4 निकालो, x माइनस 4 करोगे तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसका मॉड ले लो, सारे का सबका मॉड लेना है हमें, मॉड ऑफ दिस x माइनस 4 का मॉड मॉड मॉड, इसका मॉड हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। कौन 4 से बड़ा है? ये इक्वल टू सॉरी कौन 0 से बड़ा है? कौन 0 से बड़ा है? ये 0 से बड़ा है, गुड। ये भी 0 से बड़ा है, 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 या ये इक्वल टू है तो हम इसको इक्वल टू रहने देते हैं। ये 0 से बड़ा है और ये 0 से बड़ा है, सारे के सारे 0 से बड़े हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लीजिए x की, अब कुछ निगेटिव वैल्यूज लेकर के देखते हैं। x की वैल्यू ले लो -1, x ले लो -2, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -8। -4 कर दो, सब में -4 कर दो। -1 -4 इज -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। सबका मॉड ले लो, मॉड 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 मॉड। मॉड आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ है। ये 0 से बड़ा है? हाँ है। ये भी 0 से बड़ा, 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 ये भी 0 से बड़ा। इसका मतलब ये हो रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ? यहां पे क्या हो रहा था? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इट इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो अकॉर्डिंग टू ये वाला जो डेफिनेशन है, ये x माइनस ए इज लेस देन 0, इसका मतलब x की वैल्यू चाहे -a हो, चाहे x की वैल्यू a हो, सॉरी ग्रेटर देन a हो, दोनों के लिए ही वैलिड है। सो इसका क्या रिजल्ट निकल गया? x की वैल्यू ईदर शुड बी लेस देन a और शुड बी ग्रेटर देन a। आ रहा है समझ में? a है यहां पे, a से बड़ा लो छोटा लो फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पे वही किए, x की वैल्यू चाहे 4 से छोटी लो या बड़ी लो फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये मतलब समझ में आया? इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आया कि ऑल वैल्यूज ऑफ x, सारे x की वैल्यूज के लिए दैट तो 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब वो 0 मतलब निगेटिव तो हो नहीं सकता। कैन x बी निगेटिव? नहीं, मतलब कैन मैग्नीट्यूड बी निगेटिव? मैग्नीट्यूड तो 0 ये नहीं हो सकता। ये जो पूरा हम लोग चीज लिखा है ना, ये वाला चीज 0 से कम जा सकता है क्या? निगेटिव जा सकता है क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है इसकी जो वैल्यू है, सपोज ये m है, क्या m कभी भी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब आपको अब से, अभी से, इस मोमेंट से ध्यान रख लेना है कि लिमिट वाले प्रॉब्लम में जब कभी भी हम ये डेफिनेशन लिखेंगे तो वो निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो अभी से ही प्लान खारिज हो गया। फर्स्ट एनालिसिस से हमें ये पता चला। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड एनालिसिस कि यहां पे मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, अगर तब क्या हो रहा है?
देखो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस ए अगर हम लेस देन डेल्टा लिख रहे हैं, यही होता है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन ए होता है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, यही होता है। तो यहां से क्या लिख दोगे, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब आपको एनालिसिस किसकी करनी है, x की करनी है। तो यहां पे जो a पिछलग्गू है भगा उसको, a को इधर कर दो, तो a इधर करोगे तो ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी व्हाट, a माइनस, यहां पे भी a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। आई होप इतना बकबक करने पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 2 पॉइंट है, हमने एक ऐसा पॉइंट डिफाइन किया था जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है। मान लो ना यहां पे सपोज ऐसा कुछ फंक्शन था ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है, तो वो एक्स एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, वो a है, करेक्ट। इसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शन की वैल्यू मिलेगी क्या, यहां पे f ऑफ a इज अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब इसके तोते उड़ गए हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या वैल्यू बताएगा, पता ही नहीं उसको। तो इसीलिए हम ये लाइन मार ही नहीं सकते। अरे कैसे मार सकते हैं, हमको थोड़ी ना पता है कि यहां पे कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, मतलब यहां पे फंक्शन ही क्या है। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट से कि ये लाइन ही होगी। यहां पे तो कुछ भी हो सकता है कि यहां पे जाकर के ऐसा हो जाए, है ना, या हो सकता है कि सडनली यहां पे ऐसा फंक्शन गिर जाए। तो अगर सडनली गिर जाएगा फंक्शन तो ये हो जाएगी उसकी वैल्यू, अगर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगी उसकी वैल्यू। इसलिए तो वी डोंट नो एनीथिंग ना, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है रे मेरे भाई, वहां पे तो कोई फंक्शन ही नहीं है ना, डिफाइंड ही नहीं है, तो हम अननेसेसरी उसको क्यों क्या करेंगे उस चीज़ का। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ये कर देते हैं और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि व्हाट इज द फंक्शन एट ए पॉइंट। इसीलिए तो अब तो लिमिट का सेंस समझ में आएगा। तो यहां पे जो हमने क्या लिया था, x का जो रिलेशन है उसका क्या लिया था कि x की जो वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, a प्लस a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। अभी जस्ट ताजा ये देखा है हमने, x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में होनी चाहिए, और f ऑफ x की जो वैल्यू है वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है। तो x कहां पे मिलेगा आपको, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, x तो बाबू हमें इसी पे ही मिलता है, f ऑफ x कहां मिलता है, y एक्सिस पे। ओके सुनो ध्यान से समझिए, अब फंक्शन डिफाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां f ऑफ a पे क्या आएगा वी डोंट नो, f ऑफ a पे क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि लिमिट f ऑफ x जब हम x को a के तरफ ठेल देते हैं तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो मान लेते हैं सपोज l आएगा। ठीक है, समझने के लिए हम मान लेते हैं सपोज उसका जो वैल्यू है, सपोज ये l आएगा, l है नहीं, मतलब f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू l, जरूरी नहीं है। अरे x के जगह पे हम a पुट करेंगे l, तो हम x को a पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। वी आर डिस्कसिंग द लिमिट। लिमिट कहने का मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से इधर खिसक के जा रहे हो, राइट हैंड साइड से खिसकते हुए जा रहे हो, जैसे आप a के करीब जा रहे हो ना, तो जो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो l के करीब जा रही है। अब करीब कैसे जा सकती है, वो या तो ऊपर से नीचे जा सकती है करीब, या तो नीचे से ऊपर आ सकती है।
एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसको करीब अप्रोच करने के लिए आप लेफ्ट और राइट ऐसे ही तो कर सकते हो, लेकिन वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट को अचीव करने के लिए आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ही तो जाओगे ना। आए समझ में? अब सुनो, एफ ऑफ एक्स के कोरस्पॉन्डिंग मैंने क्या रिलेशन लिखा था, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, वो क्या लिखा था कि उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। सो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब यहां पे एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव नंबर है, जितना छोटा हो सके फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से डेल्टा भी एक सब पॉजिटिव नंबर है, जितना भी छोटा हो सके फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड डेल्टा। तो इस पूरे लिमिट के कहानी में या सीक्वेंस में या रियल एनालिसिस में जो कुछ भी हम लोग आगे प्रूव करेंगे, उन सब में कोई ना कोई रिश्ता इस एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में होना ही चाहिए, तभी हम ऐसा बोल पा रहे हैं। अगर रिश्ता नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो चीज मैंने लिखा है, इसको मैं एक्स एक्सिस पे शो कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ए पॉइंट यहां पे लोकेट है, डेल्टा सपोज कोई भी छोटा नंबर मान लो, अगर जितना भी मानोगे, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए लेट्स से डेल्टा को मैं मान रहा हूं 0.5, ए सपोज हम मान लेते हैं लेट्स से 5, समझने के लिए। सो यदि अगर हम ए को 5 माने हैं और डेल्टा मेरा 0.5 है, तो ए माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0.5 दैट इज 4.5। तो 4.5 कहां होगा, ये पॉइंट अगर 5 है तो 4.5 कहां होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में। तो मान लेते हैं ये वाली पॉइंट 4.5 है, और उसी में आप डेल्टा ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 5.5। तो यहां पे ऐड करिए 5.5। तो x की वैल्यू किसके बीच में, कौन से रेंज में लाई कर रही है, 4.5 से 5.5 के बीच में ही होना है x की वैल्यू को। अब यहां पे देखो क्या इक्वल टू दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब 4.5 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो इसको हम सर्कल रख रहे हैं, इसको हम सर्कल रख रहे हैं, लेकिन x की जो वैल्यू है वो इस दोनों सर्कल के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कोई भी वैल्यू आपकी इस पर्टिकुलर रेंज में हो सकती है। तो ये बात हो गई आपकी एक्स एक्सिस की। अब देखो, ये जो हमने वाई एक्सिस लिया है एल माइनस एप्सिलॉन से लेकर के एल प्लस एप्सिलॉन तक, तो ये वाली पॉइंट को हम एल कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू वाई एक्सिस पे आती है। एप्सिलॉन को हमने एक छोटा पॉजिटिव नंबर मान के रखा है, तो मान लो सपोज हम एप्सिलॉन को कंसिडर कर रहे हैं। अब हम एप्सिलॉन, जैसे यहां पे डेल्टा 0.5 ले लिए थे ना, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। अब रिलेशन कैसा हो सकता है, सुनो ध्यान से। रिलेशन आपका या तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा वाला रिलेशन हो सकता है कि एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यू सेम है, या फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर हो सकता है, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/रूट डेल्टा हो सकता है, या रूट एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब हो सकता है, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/डेल्टा हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन, रिश्ता होना चाहिए। जो मर्जी रिश्ता निकले, लेकिन रिश्ता होना चाहिए। कैसा रिश्ता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि रिश्ता होना चाहिए। अगर एप्सिलॉन और डेल्टा में कोई रिलेशन आप एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशन, मतलब रिश्ता होना ही चाहिए एप्सिलॉन और डेल्टा में। तो यदि अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम एप्सिलॉन को भी 0.5 अगर मान लें, मान ही सकते हैं,
कुछ हरज नहीं है। तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन ये हो गया कि एप्सिलॉन और डेल्टा की जो वैल्यू है दोनों सेम है। अगर हम एप्सिलॉन को 0.25 मान लें तब रिश्ता क्या हो गया कि एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा से 0 मतलब डेल्टा का आधा है। तो कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होना है पड़ेगा। तो अगर हम एप्सिलॉन को, मतलब डायग्राम मेरा अच्छा दिखे इसीलिए मैंने इक्वल लिया है, तो यदि अगर हम एफ ऑफ एप्सिलॉन को 0.5 लें और सपोज एल की वैल्यू जो है इसको हम मान लो 7 ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस, तो यहां से एल माइनस एप्सिलॉन का होगा, अरे बोलो रे बउआ क्या लिखोगे, एल माइनस एप्सिलॉन, 7 में 0.5 घटा दो 6.5, तो ये वाली जो पॉइंट है ये तो 7 है, ये वाली पॉइंट क्या है 7 है। 6.5 कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर, नीचे, तो मान लेते हैं ये लेट से 6.5 है, ऐड कर दो 7.5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये रहा 7.5। अब ये जो पर्पल वाली अब क्या है, इक्वल टू दिया है क्या, इक्वल टू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये 7.5 लेंगे नहीं लेंगे, 6.5 लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन इस दोनों के बीच में जो कुछ भी वैल्यूज हैं वो सब लेंगे, क्योंकि L की वैल्यू जो है, सॉरी f ऑफ x की जो वैल्यू है इस दो वैल्यू के बीच में कहीं ना कहीं हो सकती है, यही कहने का मतलब है। यहाँ पे देख लो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो L माइनस एप्सिलॉन से लेकर के L प्लस एप्सिलॉन के बीच में हो सकती है। दोनों में कुछ कुछ दिख रहा है आपको, x में भी एक रेंज मिल गया, y में भी एक रेंज मिल गया, और ये जो रेंज मिला है, ये जो रेंज मिला है, यही रेंज इस रेंज के कोरस्पॉन्डिंग वैरी करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता जिंदगी में कि इस पॉइंट की वैल्यू इस रेंज से ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। यहां की वैल्यू ऊपर चली जाए, इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाए, या फिर इसको क्रॉस करके यहां पे रह जाए, हो ही नहीं सकता। तो आपको एक क्या मिल गया, एक इस तरह का एक कपड़ा मिल गया, लाइक दिस, देखो एक जोन मिल गया ना, कि जो कुछ भी होगा मेरे भाई बहिना बउआ और बब्बी सब इसी रेंज में शफल करेंगे। अब थोड़ा एनिमेशन हम दिखा देते हैं, एनिमेशन मतलब हाथ से, कि अगर मान लो ये पेन है, इसी पेन का एनिमेशन देखो, ये पेन सिर्फ इसके बीच में लाई करेगा, और एक रिमोट है, देखो अगर ये वाली पेन के कोरस्पॉन्डिंग ये रिमोट वाली वैल्यू मिल रही है ना, तो ऐसा हो सकता है, यूं यूं, समझ में आ रहा है, यूं 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 यूं। अगर हम इधर जा ही नहीं सकते, इधर क्रॉस नहीं कर सकते, इधर क्रॉस नहीं कर सकते, उसी तरह से इसको भी हम ऊपर नहीं क्रॉस कर सकते, इसको भी नहीं क्रॉस कर सकते, ये इस तरह से ऐसे डांस करते रहेगा, लाइक दिस, देखो हैंड मूवमेंट्स देखो, ये इस तरह से डांस करते रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम x को बाउंडेड बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन पे, हाँ बोल सकते हैं। क्या हम इसको बाउंडेड बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तभी कोई ना कोई रिश्ता या रिलेशन आपको मिलेगा, समथिंग सम रिलेशन यू विल गेट, कोई ना कोई रिश्ता या रिलेशन आपको मिलेगा। हो सकता है कि प्रोपोर्शनल ना मिले, प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जरूरी थोड़ी है कि अगर हम x को 1 यूनिट से बढ़ाएंगे तो फंक्शन भी मेरा 1 यूनिट से ही बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर फंक्शन को आप 1 यूनिट से, सॉरी इनपुट को अगर आप 1 यूनिट से बढ़ा रहे हो तो आउटपुट जो है हो सकता है उसका 5 गुना यूनिट से बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी जोन में, इसी रेंज में आपको इस तरह से डांस वांस करता रहेगा। सो फॉर एवरी x बिटवीन दिस एंड दिस you will get a function between this and this, as simple as that। लिमिट का सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखो, मॉड वर्ड हम लोग क्या करते हैं ना, तो आपने कहा एक्सप्रेशन हमारा सेक्सी लगे, काफी मस्त लगे, एकदम स्टाइलिश लगे, इसलिए मॉड लेस देन दिस, फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ऐसे से कर देते हैं, लेकिन उसका एसेंस यही है,
कि अगर इनपुट a माइनस लेमडा और a प्लस लेमडा के बीच में है तो आउटपुट l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में यदि होगा तो उस केस में यदि अगर x a को अप्रोच कर रहा होगा तो फंक्शन l को अप्रोच कर रहा होगा। एकदम सिंप्लीफाई कर दिया मैंने डेफिनेशन। फिर से देख लो, पढ़ देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। Let f be a function defined on some neighborhood of a point a except possibly at a itself, then a real number L is said to be the limit of f as x approaches a. If for any arbitrarily chosen positive number epsilon, however small but not zero, there exists a corresponding number delta greater than zero such that this तो ये जो मैंने काफी स्टाइलिश सेक्सी सा स्टेटमेंट लिखा है, इसका कहने का यही तात्पर्य है प्रभु सिंप्लीफाइड वर्जन में कि यदि अगर इनपुट की जो वैल्यू है वो a माइनस लेमडा और a प्लस लेमडा के बीच में है, तब जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। और यदि अगर ये दोनों चीज हो रहा है तब हम बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है उसकी जो लिमिट है x की इनपुट वो अगर a को अप्रोच कर रही है तो उसकी जो लिमिट वैल्यू होगी वो l होगी। ये हो गया रियल एनालिसिस, ये हो गया कैलकुलस। आपको पूरे रिलेशन में यही चीज स्टैब्लिश करनी है। तो मैंने ये क्यों कराया आपको? इसलिए कराया कि जो सीक्वेंस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इस नॉलेज का भरपूर यूज है। और यदि अगर आपको यही चीज मिस हो गया आपसे, परेशान हो जाओगे। आप दो ही चीज कर सकते हो, या तो आप रियल एनालिसिस पूरी तरह से छोड़ दो, और दूसरा चीज कि जो मैंने अभी सिखाया है उसको हम मेरे के साथ साथ एकदम क्लास आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है। मैं 3 साल का ब्रेक ले लिया, सोचो ना। तो अब नहीं लूंगा 3 साल का ब्रेक, मतलब क्लासेस चलेगी, आराम से चलेगी, रिलैक्स होकर के चलेगी। तो ताकि एक बार बन रहा है ना मेरे भाई, तो मैं जब मरूं तो मेरे मरने के बाद भी ये वाली कोर्स जन्मों जन्मांतर तक रहे, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। यूट्यूब पूरे तरह से छान मारा, मेरे को इतना डेप्थ में ऐसे नहीं कहीं पे मिला। हाँ मिला, अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन थोड़ा यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे ऐसे से करके पूरा गैदर किया मैंने। और 25-26 किताब खाली मेरे रियल एनालिसिस के हैं, सबको चाटा मैंने। पूरी तरह से तो नहीं, मतलब जहाँ जहाँ जिस चीज़ से जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को करने के बाद डेप्थ बना है रियल एनालिसिस का। अब इतना ज्ञान भर गया है कि हम मन करता है उसको मैं बहा दूँ। तो यूट्यूब इज़ द प्लेटफॉर्म कि मैं बहा रहा हूँ उस चीज़ को, ज्ञान को लीजिए, एंजॉय कीजिए, डर नहीं लगेगा। अब से रियल एनालिसिस में डर नहीं लगेगा, आपको मज़ा आएगा, सीरियसली मज़ा आएगा। तो आई होप ये समझ करके थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट मज़ा आया होगा। तो इसी बात पे थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि आपको सच में समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? क्योंकि एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा आपका अप्रिसिएशन जो होता है ना, हम टीचर्स के लिए बहुत मैटर करता है, सीरियसली बहुत मैटर करता है। दिल गार्डन हो जाता है, फिर लगता है कि अच्छा इस टॉपिक को और कितना सिंप्लीफाई और बेहतर तरह से समझा सके नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो हर टॉपिक में वो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है कि अच्छा ठीक है, चलो कमेंट्स अच्छे आते हैं, लोग अच्छे से पसंद करते हैं, समझ में आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं आवर्स दे रहा हूँ वो वेस्ट नहीं जा रहा है, किसी ना किसी की ज़िंदगी में हेल्प हो रही है और चेंज हो रही है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर बन गया है यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ कंपैटिबल होने का। यदि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, यूट्यूब हमारे वीडियोस को प्रमोट नहीं करेगा, फिर मेरे को यहाँ पे आके नंगा खड़ा होना पड़ेगा, फिर न्यूड करूँगा, उसके बाद फिर मटका हिलाऊँ, कमर हिलाऊँगा, फिर गाली दूंगा और फिर ऐसे करूँगा, जो कि मैं नहीं कर सकता। मैं मर सकता हूँ लेकिन इतना वल्गैरिटी के साथ जीवन यापन नहीं कर सकता, ठीक है? तो बस एक ही तो चीज़ आता है जीवन में, पढ़ना और पढ़ाना, और कुछ नहीं आता। तो इसीलिए भाई जो चीज़ है कम से कम वो तो ना छीने। तो इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वाला जो चीज़ है ये रहा रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस।
अब सुनो, तो ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट, डेफिनेशन आपको आ गया समझ में। यदि अगर लिमिट, यहां पे तो कोई भी एक फाइनाइट नंबर पे अप्रोच कर रहा था, देखो x की वैल्यू a फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है जो कि l है। यदि अगर इनपुट जो है वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे, मतलब x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ अगर अप्रोच करे, उस केस में अगर हम लिख रहे हैं लिमिट f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू l, अगर कोई उसकी वैल्यू लिमिट वैल्यू आ रही है l, देन इन दैट केस फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। और ये हमेशा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एप्सिलॉन लेस देन 0 डेल्टा लेस देन 0, नो 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 नो, ये हमेशा यूनिवर्स, देखो हर जगह वही है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन एंड पॉजिटिव डेल्टा, ये होना चाहिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा। मतलब हर डेल्टा के लिए, फॉर एवरी डेल्टा, फॉर एवरी x ग्रेटर देन डेल्टा, f ऑफ x की जो वैल्यू है, अब इसको पढ़ सकते हो ना, f ऑफ x की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही होगी, अगर x की वैल्यू डेल्टा से ज्यादा लिए तो, ठीक है। उसी तरह से अगर माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो माइनस डेल्टा, x की वैल्यू माइनस डेल्टा से कम सारे वैल्यूज के लिए f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। समझ में आ गया? तो जैसे वो समझ में आ गया उसी तरह से ये भी चीज है। अब आपको समझ क्या बोलते हैं ना, ज्यादा माथा खराब करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ही है कि f ऑफ x की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी फॉर जितने भी x के इनपुट जो वैल्यू है वो डेल्टा से ज्यादा या उसके बराबर लेते हो तो। सिमिलरली अगर x की वैल्यू हम माइनस डेल्टा से कम कर देंगे तो f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही लाई करेगी। समझ में आया? सो ये हो गया। एक लास्ट चीज हमारे पास में बचा है इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट्स का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई फंक्शन पे इनपुट वैल्यू कहीं पे भी कुछ भी अप्रोच करा दो, f ऑफ x है, x की वैल्यू इनपुट अप्रोच करा दीजिए, तो वो या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकती है या फिर निगेटिव इन्फिनिटी आ सकती है। तो कैलकुलस में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। सेम चीज रियल एनालिसिस में हम ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब क्या था कि सारे x चाहे a से बड़ा लो चाहे x a से छोटा लो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। सो अगर x की सिर्फ इसको देखिए ध्यान से, अगर हम सिर्फ इसको देख रहे हैं ध्यान से, इससे क्या पता चल रहा है कि x माइनस a की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू चाहे a से बड़ी लो चाहे a से छोटी लो, सब के लिए वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो x माइनस a की जो वैल्यू है ना वो डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में होनी चाहिए। दो चीजें बता रही हैं ये, एक ये कि x की जो वैल्यू है वो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में होनी चाहिए, अभी हमने जस्ट सीखा है। और इसके साथ साथ x की जो वैल्यू है वो a से छोटी हो बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमिलरली वही चीज को यहां पे भी आप कर सकते हो, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर x का इनपुट वैल्यू है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में, तो जो आउटपुट फंक्शन होगा ना वो एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अगर फंक्शन का वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ा है तब हम बोल सकते हैं कि वो जो लिमिट है वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। यदि x की वैल्यू माइनस a से a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में ही है कोई भी वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो माइनस एप्सिलॉन से छोटी हो जा रही है, तब हम बोल सकते हैं कि लिमिट जो है f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a वो माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। आई होप अब आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली ये लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। डायग्राम से भी हम लोगों ने समझ लिया काफ़ी बेहतर तरह से, और ये अप्रोचिंग करके भी सारी चीज़ों को देख लिया कि कौन किस एक्सिस पे होता है। नेबरहुड के बारे में भी डिस्कशन कर लिया और सारी चीज़ों के बारे में ही डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सीक्वेंस के बारे में और एक एनालिसिस वगैरह दिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका कंटिन्यूएशन करेंगे, और ये वाला लेक्चर मुझे बीच में बनाना था। क्यों? क्योंकि
सास भी कभी बहू थी, तो वो तो है ही। तो सास भी तो बहू थी, और कभी बाप भी कभी बेटा हुआ करता था, दादा भी कभी बाप हुआ करता था, तो सब कुछ हो सकते हैं। टीचर भी कभी, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था। नहीं, क्योंकि ये जो लेक्चर मैंने अभी बताया एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये अगर आपके दिमाग से कैच नहीं हुआ, आप ठीक से नहीं समझ पाओ, आप रियल एनालिसिस कोई भी बुक उठा लो, MD राय सिंघानिया प्रोफेसर के बुक आप उठा लीजिए, SC मलिक के बुक आप उठा लीजिए, सॉरी प्रोफेसर SC मलिक के बुक आप उठा लीजिए, S चांद के बुक उठा लीजिए, कुछ भी बुक उठा लीजिए, आपको लैंग्वेज में हर जगह मॉड, लेस देन, एप्सिलॉन, डेल्टा, ब्ला ब्ला यही चीज़ मिलेगा, और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम रियल एनालिसिस पढ़ रहा है, यकीन के साथ मैं, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि यही फील आती है कि कुछ नहीं समझ में आता है। तो मेरे पास 25-26 बुक्स सिर्फ रियल एनालिसिस के हैं। 3 साल गायब हो गया मैं, फिर उसके बाद फिर काफ़ी डेप्थ में स्टडी करा है, और जो कुछ भी यहाँ पे स्टडी किया है वो सब आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने मेहनत की है वो सारी मेहनत आप लोगों के लिए रंग लाएगी, और आप बेहतर तरह से चीज़ों को समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो रियल एनालिसिस का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, तो आप खुशी मनाइए, पार्टी कीजिए। ये है लेक्चर नंबर 18, 17 तो प्रीवियस डे में अपलोड हो गया, जो सीक्वेंस था नेक्स्ट पार्ट का, और ये वाला लेक्चर है 18, जिसमें हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स के बारे में सीखे और नेबरहुड्स के बारे में जाने। नेक्स्ट लेक्चर से सीक्वेंस फिर से कंटिन्यू होगा, और हम लोग सीखेंगे नल सीक्वेंसेस, अलग अलग तरह के सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस उठाएंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, और सबको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बुक देखना ना पड़े, आपके अंदर वो थिंकिंग एबिलिटी वो डेवलप हो जाए। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, और बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को फैला दीजिए, मार्केट में आग लगा दीजिए, पूरे कंट्री में फैला दीजिए कि रियल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और सर ने फिर से रिज्यूम कर दिया है क्लास को, और काफ़ी डिटेल और डेप्थ में पढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सर आइए फिर से वंस मोर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।